निधि जैन है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर धार से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ मेरी बैंकिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता एंड यू हैव टू एग्री विद इट। संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक बात कही थी जो मुझे काफ़ी सही लगी कि अगर भगवान की आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी भी हो ना, तो अगर आपका परिश्रम सही दिशा में है तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो आपको फेल कर दे। सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो इन राइट डायरेक्शन। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कीजिए और नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से बिल्कुल दूर रखिए। आपके आसपास के 5 लोग ऐसे रखिए जो आपको हर सिचुएशन में मोटिवेट करे, तो शायद आप लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। सारे एस्पायरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम क्लियर करने की क्या स्ट्रेटजी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर करने की कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं होती, बिकॉज एवरी कैंडिडेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पर हमेशा मैं यही कहती हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम की जो सबसे मेन स्ट्रेटजी होती है वो होती है रिवाइज, टेस्ट, एनालाइज, रिपीट। सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करिए, देन डेली मॉक टेस्ट लगाइए और उनका डेली एनालिसिस कीजिए। ये एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने का। मैंने अपनी बैंकिंग की तैयारी ऐसे शुरू की कि मैं एक IT कंपनी में जॉब करती थी। उस जॉब से मुझे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अपने सपने को कभी मरने मत दें। हमेशा जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, उसकी तरफ आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वर्क करना शुरू कर दीजिए। तो मेरा रूटीन यूँ हुआ करता था कि मैं सुबह 6 से 7 बैंकिंग की कोचिंग जाती थी एंड देन 10 ओ क्लॉक मैं ऑफिस जाती थी। मैं अराउंड 7 ओ क्लॉक रात में वापस आती थी और उसके बाद मैं 2 घंटे डेली पढ़ाई करती थी। ये मेरा रूटीन चलता था जब मैं जॉब के साथ बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। अब जॉब के साथ साथ इतना इजी तो नहीं हो पाता है, लेकिन पहला जो एग्ज़ाम आया वो आया बैंक ऑफ बड़ौदा PGDBF PO। तो मैंने सोचा कि इतनी तैयारी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर देती हूँ। मैंने एग्ज़ाम दी और लकीली मेरा एग्ज़ाम निकल गया। उस टाइम मैं काफ़ी सरप्राइज़ भी हो गई कि मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एग्ज़ाम निकला है तो मुझे इंटरव्यू के लिए और GD के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की, मैंने GD इंटरव्यू दिया, वो अच्छा भी हुआ था। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो मेंस है उसमें मेरे मार्क्स बाउंड्री पे थे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कभी भी आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे मत कीजिए कि आप बाउंड्री पे एग्ज़ाम निकाल दें। हमेशा ये सोचिए कि आपको जो भी कट ऑफ है उससे 10 to 15 मार्क्स का मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ पाएगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जो मुझे काफ़ी हेल्प की आगे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद जब ये एग्ज़ाम निकला तो मैंने अपनी जॉब से ब्रेक लिया और फिर मैंने अपना पूरा फोकस बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी पे लगा दिया। ये 2017 की बात है। देन मैंने SBI PO दिया, वो मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, लेकिन फिर मेंस नहीं हो पाया। फिर RRB आया, RRB में भी मेरा प्री क्लियर हो गया तो मेंस क्लियर नहीं हुआ, और RRB का जो क्लर्क होता है वो तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। देन IBPS आया, IBPS PO में मेरा प्री मेंस दोनों क्लियर हो गया एंड देन इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। और फिर IBPS क्लर्क मेरा क्लियर हो गया था। तो अब ये सारी एग्ज़ाम्स में मैंने कैसे पढ़ाई की, मेरा क्या रूटीन होता था, मैं आपको बताती हूँ। तो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले से किसी का अच्छा या बुरा नहीं होता, जितना ज़्यादा कोई उसके लिए प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा वो अच्छा होता जाता है। तो मैं टाइमर लगा के रीजनिंग की पजल सॉल्व करती थी और डेली कोई रीजनिंग का एक टॉपिक लेके उसका
1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करती थी, जैसे सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं आप डेली एक टॉपिक के अराउंड 50 टू 100 क्वेश्चंस लगाइए, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में रीजनिंग के काफ़ी नए नए क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में उन क्वेश्चन से कैसे डील करना है ये सीखने को मिलता है। अब दूसरा सेक्शन आता है क्वांट। क्वांट मेरा वीक था। वीक या फिर यूँ कहें कि उसमें मेरी स्पीड कम होती थी। मैं हमेशा क्वांट में कम क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर पाती थी, और ये मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स दे के एक्सपीरियंस किया। तब मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस सेक्शन को और ज़्यादा टाइम दूँ और ज़्यादा मेहनत भी करूँ, तो शायद मैं उतना फास्ट माइंड में कैलकुलेट करके एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं था। और मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे एग्ज़ाम में जाके इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो मेरा वीक है, तो मैं इसको इतना ही करती हूँ कि मेरा सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। तो मैं ये ट्राई करती थी कि मुझे एटलीस्ट 20 मार्क्स तो इसमें लाने हैं, और हमेशा एक्यूरेसी से करने का ट्राई कीजिए। जैसे अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो आप उसमें जितना ज़्यादा एक्यूरेसी से करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्वांट में मैं 20 अटैम्प्ट कर दूँ बस बहुत है, और रीजनिंग में मैं पूरे अटैम्प्ट्स करने की कोशिश करती थी। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जिसके लिए मैंने अलग से कभी कोई पढ़ाई नहीं की। उसका कारण ये था कि मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तो मैं MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग जाती थी। ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने वो कोचिंग की, और वहाँ से मेरा इंग्लिश का बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो जब मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की और जब मैंने एग्ज़ाम्स दी, तो इंग्लिश में मेरे मतलब ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो फिर मुझे लगा कि मैं मॉक टेस्ट दे के उनका एनालिसिस करके भी इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। इंग्लिश में मेरा एक चीज़ जो वीक था वो था वोकैबलरी पार्ट। तो उसके लिए मैं डेली 1 घंटा कुछ वोकैबलरी और कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करती थी। तो ये इससे मेरा इंग्लिश जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था मैंने अपना बनाया, और मैं कोशिश करती थी कि इंग्लिश में मैं सारे अटेम्प्ट्स करूं। अगर 30 क्वेश्चंस होते थे तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सारे करूं। एक्यूरेसी इंग्लिश में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, तो फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा गलत ना हो आपके। तो ये रही प्री की बात। अब मेंस के जो सेक्शन होते हैं उसमें जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस भी आता है कुछ एग्ज़ाम्स में। तो जनरल अवेयरनेस के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है करंट अफेयर्स, एक होता है स्टैटिक अवेयरनेस एंड देन बैंकिंग अवेयरनेस। तो उस टाइम तो स्टैटिक अवेयरनेस से काफ़ी क्वेश्चंस आते थे, तो उसके लिए मैंने स्टैटिक अवेयरनेस के टॉपिक्स बना लिए थे कि ये टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हर टॉपिक को मैं 2 से 3 दिन देके बिल्कुल अच्छे से याद कर लेती थी। जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, डेज, कैपिटल, करेंसी, और जितने भी टॉपिक्स आते हैं इनको मैंने अच्छे से लर्न कर लिया था। और स्टैटिक अवेयरनेस का पार्ट मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आता था तो वो मैं गलत ना करूं। फिर बैंकिंग अवेयरनेस की बात आती है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने खुश सर के वीडियोस देखे थे, जो काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था उन वीडियोस में, और वो वीडियोस मैंने एक बार देख के उन वीडियोस से नोट्स बना लिए थे। देन जब भी कोई एग्ज़ाम आता था मेंस का, तो मैं उन नोट्स में से वापस रिवाइज़ करती थी। तो ऐसे मेरा रिविज़न होता रहा और बैंकिंग अवेयरनेस भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को आप 1-2 दिन में तो नहीं कर सकते, या फिर आप ये वेट नहीं कर सकते कि आपका प्री निकलेगा उसके बाद आप इसकी तैयारी करेंगे। जिस दिन से आपने सोच लिया है कि आपको बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, उसी दिन से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना होगा। करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका मैंने जो अपनाया वो ये था कि सुबह उठ के मैं 1 घंटा कोई भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखती थी करंट अफेयर का। उसके बाद रात में जो भी ऐप होता है, किसी भी ऐप से आप उस दिन का करंट अफेयर पढ़ लें, ऐसा मैं डेली करती थी। 1 से 2 ऐप से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो वीक ख़त्म होता था, तो उस वीकेंड पे मैं पूरा पिछले वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज़ करती थी। ऐसा ही मैं हर वीक करती थी। जब आप हर वीक रिवाइज़ करेंगे तो आपको पीछे का भी याद होता रहेगा, और आप नए करंट अफेयर्स भी साथ साथ करते रहेंगे। फिर जैसे ही 1 मंथ ख़त्म होता था, तो मैं पूरे मंथ का करंट अफेयर्स फिर से रिवाइज़ करती थी। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपका ना पहले से स्ट्रॉन्ग होता है ना वीक होता है। ये जो स्टूडेंट जितना अच्छे से और जितना जल्दी इसकी तैयारी स्टार्ट कर देगा,
वो उतना अच्छा एग्ज़ाम में इसमें परफॉर्म कर पाएगा। इसको मेंस में अटेम्प्ट करने का जो मैंने तरीका यूज़ किया था वो ये था कि मैं पूरे क्वेश्चंस को एक बार देखती थी और फिर सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर टिक करती थी जिसमें मैं 100% श्योर हूँ। जिसमें मुझे इतना सा भी डाउट होता था उसमें मैं टिक नहीं करती थी। तो इससे ये होता था कि एक बार मुझे पता चल जाता था कि अगर 40 क्वेश्चन है तो मुझे 25 100% करेक्ट बन रहे हैं या 20 बन रहे हैं। तो उससे ये होता है कि आपको पहले से पता चल जाएगा कि हाँ इतने मार्क्स का आपने सही किया है। फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ी सी भी, तो जो आप 50-50 डाउट वाले हैं वो टिक कीजिए, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको एक्यूरेसी के मार्क्स भी मिलेंगे और आपको पहले से पता होगा कि आपको इतने मार्क्स आने वाले हैं। मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देती थी तो मुझे मतलब मैं एग्ज़ाम के एंड में ये कैलकुलेट कर लेती थी कि मुझे इस एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेट इतने मार्क्स आ सकते हैं, जिससे मैं पहले से ही क्लियर हो जाती थी थोड़ा सा कि मेरा मेंस निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ करती थी। और आप सभी को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जब भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें तो ये सोच के कभी ना करें कि आपको बस प्री तक पहुँचना है। प्री, मेंस, देन मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आता है वो, और जीडी और इंटरव्यू, इन सभी की तैयारी आपको साथ साथ करनी है। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि प्री की तैयारी तो आप रोज़ कीजिए, मेंस साथ साथ में होता ही है करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस। जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है उसकी तैयारी आप वीक में एक दिन ज़रूर करें। सैटरडे या संडे डिसाइड कर ले और वीक में एक दिन 3-4 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं और फिर एंड में जाके उन्हें इसका इम्पोर्टेंस समझ आता है। और जो जीडी और इंटरव्यू होता है वो भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ही होता है, और उसमें ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें इंटरव्यूअर आपकी पर्सनैलिटी ही चेक करता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को घबराहट होती है इंटरव्यू देने में और जीडी में, तो उनके लिए ये है कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलके पढ़ाई करते हैं तो वो वीक में एक बार ग्रुप में जीडी करें और दोस्त एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आई होप मैंने आपको जो कुछ भी बताया उससे आपको कुछ हेल्प मिली हो और आप अपनी आने वाली एग्ज़ाम्स में और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।